अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आपको मुबारक हो कि ये महीना है रबीउल अव्वल का, जिसमें उस हस्ती की पैदाइश हुई जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। उनकी सीरत पर भी आज कुछ बात करेंगे, ख़ास पहलू पर। और इनके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जनरल कैनी और जनरल पाशा के हवाले से अपना बयान वापस ले लिया है और उन्होंने ये बयान स्विट्ज़रलैंड जाते हुए दिया और उन्होंने कहा कि अब वो हालात बदल गए हैं, तो लिहाजा बयान की बात भी ख़त्म हो गई। खुर्रम रसूल का मामला है, अदालत में भी सरगर्म है, बल्कि कई अदालतों में ये मामला गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी और बैंकिंग कोर्ट में भी। इसके साथ साथ मेमो गेट है कि मंसूर एजाज आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का मामला भी है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज अब्दुल गफ्फार खान और वली खान की बरसी थी, जिस पर असफंदयार वली ने तकरीर भी की। उस तकरीर के हवाले से भी और बाचा खान के हवाले से, वली खान साहब के हवाले से भी बातें होंगी और ये तमाम गुफ्तगू होगी मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, वो जो खास पहलू पे, सबसे पहले वो जो सीरत का एक खास पहलू था, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसमें जो बड़ा एक अहम पहलू है वो अपने आप को नुमाया ना करने का। वाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नशस्त उनकी होती थी तो वो एक दायरे में बैठते थे। अरबों में आज भी रवायत है दायरे में बैठने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से बैठते थे जिस तरह के बाकी उनके सहाबा जो बैठे होते थे। तो अगर कोई दूर से देखता था तो उससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और कहाँ बैठे हुए हैं। इस कदर गैर नुमाया करके अपने आप को बैठते थे। और अब हमारे यहाँ क्या सूरत है, हमारे यहाँ जनाब एक कुर्सी बड़ी सी होती है, उस पर सदर साहब बैठते हैं और वजीर आजम बैठते हैं। जो उनसे मुलाकाती हैं उनके, वो बिल्कुल ऐसे मालूम होते हैं जैसे कैदी होते हैं लाए गए। तो ये हमारी जो नशस्त का अंदाज है ऐवान सदर में और वजीर आजम हाउस में, वही गैर इस्लामी है। और अगर इस तरफ तवज्जो दे रहे तो मेरा ख्याल गवर्नेंस के भी बहुत से मामला था। आप देखें, ये हमारे यहाँ रवायती तौर पर ड्राइंग रूम को कहते थे गोल कमरा, और एक नशिस्त गोल लोग बैठते, दायरे में लोग बैठते थे। और एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, जितना उन पर लिखा गया है, यानी उनको जिस तरह से उनकी एक एक अदा, एक एक लफ्ज, एक एक कौल, एक एक फेल को तारीख में महफूज किया गया है, आज तक किसी और शख्सियत की जिंदगी के तमाम गोशों को इस तरह महफूज नहीं किया गया। और इसमें निजी और सरकारी कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और शख्सियत दुनिया में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो लोगों ने उनके अक़वाल को याद किया, उनके जो अफ़ाल थे उनको देखा, लोगों तक पहुंचाया। और किताबें जो है हमारे यहाँ लिखी गई, हदीस की किताबें, सीरत की किताबें, और फिर जो लोग रवायत करने वाले थे उनकी बाकायदा जरा का इंतजाम किया गया, उनके जांचा परखा गया। ये 6 सिलसिलों से रवायत आ रही है, ये रावी कौन था, ये दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। इस तरह आज तक दुनिया में किसी शख्स के हालात और किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हुई। ये बजाते खुद जो है, ये जो मुसलमानों का ये तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बेतहाशा और बेपनाह मोहब्बत जो है इससे जाहिर होती है जी। और अब जरा खबरों की तरफ चलें कि वजीर आजम ने अपना बयान शामी साहब वापस बड़ा जल्दी नहीं ले लिया। और मुझे अब वो खबर भी याद आ रही है जो छपी थी अखबारात में, गालिबन किसी गैर मुल्की एजेंसी के हवाले से, कि सदर साहब को कहा गया है कैनी साहब की तरफ से कि वजीर आजम ये बयान वापस ले लें। उसकी फिर तरदीद भी आ गई, लेकिन बयान भी वापस हो गया। देखें, मुझे तो ये मालूम हुआ कि फौज इस पे बहुत बज़िद थी कि ये बयान वापस लिया जाए। अच्छा। और अगर ये बयान वापस नहीं होगा तो फिर या वजीर आजम नहीं होंगे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होंगे। अच्छा, यहां तक बात पहुंच, जहां तक। और अब तो जाहिर है कि हर वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बस नहीं चलता ना। अगर नवाज शरीफ साहब का दौर होता तो फिर तो ये बिल्कुल ही फैसला उनके हाथ में था। अब तो पंजाबी का मुहावरा है ना, कभी दादे दिया कभी पोते दिए जी, बिल्कुल। यानी कभी दादे की चलती है कभी पोते की चलती है। तो अब तो पोते का वक्त आया हुआ है ना। तो फौज जो है उसके लिए मुश्किल है कि वो इख्तदार को संभाल ले और इख्तदार पर कब्जा कर ले। तो हो सकता था कि कियानी साहब खुद इस्तीफा दे देते, लेकिन यह भी हो सकता था कि वो जरदारी साहब मजबूर हो जाते वजीर आजम को बदलने पर। यहां तक बात पहुंच गई, यहां तक बात पहुंच गई थी।
और क्योंकि जो वजीर आजम ने बात कही थी वो ये कि इन्होंने आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है, और एक चीनी एजेंसी से कही थी, चीनी अखबार के लिए कही थी, तो आप उस पर एक पसंदीदगी की निगाह किसी ने भी नहीं डाली। हर शख्स, हमने भी अपनी इस गुफ्तगू की थी, ये अच्छी गुफ्तगू नहीं थी। लेकिन शाम साहब, एक मतहत के कहने पे टेक्निकली एक बॉस अपना बयान वापस ले ले, खामोशी इख्तियार की जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? बेहतर ये था कि फिर अगर बॉस जो है वो मतहत के बारे में बयान जारी नहीं करता, वो इकदाम करता है, वो नोटिस देता है, वो जवाब तलब करता है। और एक बात हम ये भी समझ लें कि फौज जो है ना, दुनिया की किसी मुल्क में चले जाएं आप उनको घरेलू मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना कि फौज आपको घरेलू मुलाजिम की तरह, वो भी दुरुस्त है। फौज जो है उसको भी ज़ाहिर के एहतराम करना चाहिए, लेकिन सिविलियन क़यादत जो है उसको भी फौज का एहतराम करना चाहिए। और जिनके पास देखे ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, रब नेड़े के कसौन। अब जिसके पास बंदूक है उसकी तो बंदूक का तकाजा है ना कि आप उसका एहतराम करें। लेकिन बहरहाल ये बड़ी एहतियात के पहलू हैं, और वजीर आजम ने ये कड़वी गोली निकली है और स्विट्जरलैंड जाते हुए कह गए हैं वो ये बात, ताकि पीछे से ये बहस तमीज होकर खत्म हो जाए। तो एक देखिए, एक तो इसमें पहलू ये है कि हम ये कहें कि उन्होंने एक छलांग लगा दी, उल्टी लगा दी, और एक ये बात भी तनकीद हो सकती, जनाब जरा सोच के बोला कीजिए। लेकिन एक ये भी है कि चलिए एक काम कर दिया, अपने ही मुफाद में कर लिया, मामलात को संभालने के लिए। और देखें, मैं अभी एक तकरीब में था, वहाँ काजी हुसैन अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे बड़ी एक बात उनकी पसंद आई। उन्होंने कहा ये इलेक्शन ईयर है, अब 5वां साल है, एक इलेक्शन होना है, अब कोई ऐसा मामला किसी अदारे को पैदा नहीं करना चाहिए जिससे इलेक्शन का मरला जो है वो खराबी पैदा हो जाए और या कोई शहीद बन जाए या कोई गैर मामूली सूरत। शाबी साहब, इस बयान से वजीर आजम की वापसी जो हुई है, इसने क्या एक बात तय नहीं कर दी कि हमारे यहाँ सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस जो है ना तो वो नॉर्मल है, और बात वही 12 अक्टूबर 1999 तक की महदूद है? नहीं, वो ऐसी बात, देखिए ये नॉर्मल बड़ी करने पड़ेंगे। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप जो सिविल हमारी हुक्मरान हैं, जिनका मैं बड़ा मद्दा हूँ, उनके इख्तियारात का, दस्तूर का, सारी चीज़ें दुरुस्त है, इन्होंने पुलिस का क्या हाल किया है, इन्होंने FIA का क्या हाल किया है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल किया है। किसी तकर्री में कोई कायदा नहीं, कोई जाब्ता नहीं। मैं इसमें सूबे भी वैसे हैं और मरकज भी वैसा है। 18वें ग्रेड का आदमी 20वें ग्रेड पर काम कर रहा है और जूनियर सीनियर के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब इन्होंने ये सारी सर्विसेज बर्बाद कर दी हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान को इनके हाथ में दे दिया जाए कुल्ली तौर पर, तो ये उसको भी पुलिस बना के रख देंगे। अच्छा, अभी FIA का जिक्र है, FIA खुर्रम रसूल को पकड़ लेगी? FIA को पकड़ना चाहिए, वगरना सुप्रीम कोर्ट FIA को पकड़ लेगी। अभी एक वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैंने आपसे खुर्रम रसूल के बारे में जो आपकी इत्तला था वो पूछा। 04236368 पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर खुर्रम रसूल का मामला वजीर आजम से मुंसलिक होकर साबित हो जाता है तो ये सबसे बड़ा केस है। ये बड़ा केस है। आप मेरी ये समझ, जैसे मैं कासिर हूं को हमारे सदर मोहतरम और हमारे वजीर आजम साहब दुनिया जहान के मशकूक लोग जो है इनके हल्का अहबाब में कैसे शामिल हो गए। यानी आप देखिए, आप यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहमत के मुकामात पे बच जाओ। और फिर एक तो अंग्रेजी का मुहावरा है, हम बचपन से पढ़ते आए, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब देख लीजिए, खुर्रम रसूल अब मर्दम शनास नहीं होना चाहिए वजीर आजम को। अब ये कहते हैं कि जेल में इनके साथ थे। ओ भाई, जब जेल में आपके साथ थे चोर, डाकू, लुटेरे, तो उनको आपने मुअज़्ज़ज़ कैसे समझ लिया? तो अब ये जो सोहबत है इनकी खराब, इसके क्या नतीजे निकलेंगे ये खुद भुगतेंगे। जो नौजवान जो हैं खराब सोहबत में रहते हैं फिर नतीजा भुगतते हैं। लेकिन शामी साहब, अब तो बात ये हो रही है, एक ये भी कहा जा रहा है, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं, लेकिन उड़ती उड़ती जो बातें हम सब प्रेस क्लब्स में डिस्कस होती हैं इधर उधर के, जी वजीर आजम हाउस में है खुर्रम रसूल। अब ये भी बातें चल रही हैं। नहीं, अब तो कल तो वो अदालत में आया हुआ था, वहां उसने अबूरी जमानत मांगी, ऐसी आर्जी अबूरी जमानत कि मैं पेश हो जाऊं किसी दूसरी कोर्ट में जाके।
कोर्ट ने कहा नहीं, आर्जी अबूरी जमानत नहीं मिल सकती, नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी किया उन्होंने और आज उसकी जमानत उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि 53 करोड़ या कितने 54 करोड़ इस तरह की रकम बताई जा रही है। अब ये पार्कों के नाम पर चेक बने, बिल्कुल ठीक है, और पार्कों के जाली अकाउंट खोल दिए गए एक जनाब हमारी अस्करी बैंक में। अच्छा, मामला कहीं और भी जा रहा है ना। अब उस बैंक में ये पार्कों के अकाउंट जाली कैसे खुल गए और वहां वो चेक जमा होते रहे और वो रकमें निकलती रही। तो ये अजीबो गरीब एक कहानी है। यकीन करें, अगर तो हम ये अपने कानों से सुन ना रहे होते और आंखों से देख ना रहे होते तो यकीन ना आता कि ऐसा भी हो सकता है। दिन दिहाड़े इस तरह का डाका पड़ सकता है। तो अब तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पूरी बदलिहाजी के साथ कानून नाफिज करना चाहिए और जहां वो छुपा हुआ है उसको वहीं से निकाल लेना चाहिए। यहां पे तो इस्तिस्ना का केस भी नहीं उठेगा ना, नहीं, कोई किसी जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन शामी साहब, एक बात मजमूई तौर पे जो वजीर आजम के खानदान के बारे में कही जा रही है, शेख रशीद कई बार टीवी पे आके और जी शेख रशीद की तो बात छोड़े आप जी। शेख रशीद से तो ये शेख रशीद साहब की क्या सनद है? वो ये रावी जो है ज़ईफ, वो तो आपने पूरी रवायत ही ज़ईफ कर दी। तो मैं शेख रशीद साहब की तो रवायत मैं नहीं मानता, क्योंकि उनके बारे में भी बड़ी रवायात मौजूद है। उस बहस को छोड़े आप। बात यह है, देखिए वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द देखें और जो मशकूक लोग हैं उनको पकड़ के कानून के हवाले करें। जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है खुशनूद लाशारी, उनके बारे में भी बात आ रही है कि जी उन्होंने छुड़वाया था। खुर्रम रसूल एक बार पकड़ा गया था, उन्होंने फोन किया और छुड़वा दिया। देखिए, अगर उन्होंने इनोसेंटली ये काम कर दिया, किसी ने सिफारिश कर दी, कह दिया, तो वो और बात है। मगर पूछा जाए ना, हर चीज की तहकीकात होनी चाहिए। और जैसे हम एक मसले पे हंगामा खड़ा करते हैं, फिर बात वही रह जाती। अभी आपको मालूम है कि वो हमारे जो खालिद नईम लोधी साहब थे, जी, सेक्रेटरी दिफा, उनके बारे में खबर आई, उनके भाई साहब और उनके वालिद साहब, वो जो हल्का है शाह महमूद कुरैशी का, उसमें बड़ा असर और रसूख रखते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उनको बुलाया वजीर आजम ने कि जनाब आप शाह महमूद कुरैशी के हल्के में उनके बेटे को सपोर्ट करें। उन्होंने इनकार किया। ये खबर आई है कि 2 दफा उन्होंने बुलाया, उन्होंने इनकार किया। तो इसका भी जो गुस्सा था वजीर आजम को, ये कहते हैं कि वो खालिद नईम लोधी पर, उसमें ये भी एक किस्सा था, एक तीर से 2 शिकार किए तो कर लिए उन्होंने। मगर सवाल ये है कि ये सारी बातें जो हैं, अगर ये गलत है, इनकी वजाहत होनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, कोई वजाहत भी नहीं। ये ऐसी हुकूमत है, इसका सारा इतलात का महकमा मौजूद, इसके प्रेस सेक्रेटरी मौजूद, उनके एडवाइजर मौजूद, मीडिया कोऑर्डिनेटर तो माशाल्लाह एक की आदत ये भी मौजूद, और कोई टच से मस नहीं होता, किसी खबर की कोई तरदीद नहीं होती। अच्छा, वैसे खुर्रम रसूल के मामले को क्या इलेक्शन से पहले तय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल तय होना चाहिए, फौरी तय होना चाहिए। फौरी तय हो जाएगा जब चेक के जरिए पेमेंट हुई है। भाई ये तो चेक दिया गया है, पार्कों का अकाउंट खुला है, वो पैसा कहां गया है, किसने निकाला है, ये तो बड़ा आसानी से साबित हो जाएगा केस। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक तरफ तो खुर्रम रसूल है, दूसरी तरफ मंसूर एजाज है। अब वो मंसूर एजाज को आप देख लें, आज भी वो क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने और वाशिंगटन पोस्ट, वो सारे लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि ये इस तरह का आदमी, इसने तिगनी का नाच नचा दिया है। हमारी जुडिशरी, हमारी आर्मी, हमारी सियासत, ये सारे जो हैं उसने जरगबाज बना लिए। 9 फरवरी को आपकी क्या राय? 9 फरवरी को वो आता है या नहीं आता? देखिए, जो तो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तो मुझे आता नजर नहीं आ रहा। ठीक, मगर अब ये कि मैं बाद में ये कहूं मेरी पेशीन कोई गलत हो गई, मैंने कोई सितारों का हाल नहीं जाना, मैंने तो एक अंदाजा लगाया है, क्योंकि उन्होंने कई पेंतरे बदले हैं पहले भी, और अब तो अदालत ने कह दिया है कि आप जहाज में हमारा आदमी जाएगा सेक्रेटरी, वहां आपके पास जो भी नामने हाथ वो गैजेट्स हैं वो ले लेगा और बयान आप रिकॉर्ड करवा दे। उन्होंने कहा नहीं, उनके वकील ने कहा जनाब बाहर जाके। तो देखिए, एक अच्छा फैसला जो अदालत ने किया है वो ये है कि बाहर नहीं जाना हमने। कमीशन जो है, देखिए चीफ जस्टिस 3 बावकार बैठे हुए हैं, उन्होंने यकीनन एक बड़ा दुरुस्त फैसला किया। अगर वो बाहर जाने का फैसला कर लेते, हो सकता है कि जनाब मंसूर एजाज साहब उनको कहते हम दुबई में मिलेंगे, जब वो दुबई पहुंचते कहते लंदन आ जाओ, जैसे वो अपनी महबूब से आप मामलात करते हैं, कभी यहां बुला लिया कभी वहां बुला लिया, तो उस तरह के मामलात होते, तो फिर उस तरह की खिदमत जो होती, तो फिर ये सारे जज साहबान तो घर चले जाते। अच्छा शामी साहब, अब इस मौजूदा सूरत हाल में मंसूर एजाज फर्ज करें 9 तारीख को आते हैं या नहीं आते, क्या इन दोनों सूरतों से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है, इसलिए कि जो पिटिशनर्स हैं, जो नवाज शरीफ साहब भी जिसमें शामिल है और लोग भी हैं,
उनके पास तो और कोई सबूत है ही नहीं। उन्होंने तो उसका जो बयान है उसकी बुनियाद पर मुकदमा कर दिया। ठीक है, अब वो बयान जो है जब देने वाला नहीं आएगा या तो कोई दूसरे सबूत ये लेके आए तो मुकदमा तो ठुस कर जाएगा, उसमें से हवा निकल जाएगी। अब नवाज शरीफ साहब ने देखा नहीं कि अकरम शेख साहब एक दुआई मचा रहे थे टीवी पे। नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, किसी को लोगों को परवाही नहीं है, गोया वो कहां से लेके आए एविडेंस और कहां से लोग पकड़ के लाएं। ये अजीबोगरीब किस्सा है। अच्छा चलें, एक तो यह है कि वो नहीं आता, और आने की सूरत में क्या होगा? फिर सेनेट के इलेक्शन होते नहीं, आने की सूरत में यह है कि बयान देगा, फिर उसमें जिरा होगी और बयान में क्या क्या कुछ कहेगा। ठीक है ना, वो आईएसआई के चीफ के बारे में भी कह सकता है, वो भी ये कह सकता है जनाब फौज जो थी बगावत कर रही थी। यानी हम जो जिसके बारे में जो चाहे कह दे वो कह सकता है ना, फिर उसमें जिरा होगी, फिर दूसरे गवाह आएंगे, फिर उसमें जिरा होगी। गोया एक गंदगी का ढेर है, उसको जितना आप छेड़ते जाएंगे बदबू फैलती जाएगी। अच्छा, अब इस मामले का आपके ख्याल में जो मंतकी अंजाम है वो हो रहा है या भी दूर है? मंतकी अंजाम तो हो जाएगा अगर मंसूर एजाज नहीं आता। ठीक है, तो फिर इसमें आगे कैसे चलाएंगे, क्या क्या एविडेंस है? और यही मंतकी अंजाम लग रहा है अपेरेंटली। यही खुद ब खुद हो जाएगा, जैसे गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो तो वो खड़ी हो जाती। अच्छा, इसके बाद सवालात तो फिर दो तीन है। हुसैन हक्कानी का अंजाम क्या होगा? नहीं, हुसैन हक्कानी का अंजाम जो है उसको बेचारों के ईसीएल से निकाले उनको और उन्हें बहाल भी करें फिर। नहीं, बहाल तो खैर क्या होंगे, अब बेहाल ही होंगे। बहाली का देखिए, जिन्होंने उनको सफारत से अलग करना था, ठीक है, वो अलग कर लिया, तो अब उनको मुतमईन हो जाना चाहिए। और फिर जो उनसे लंदन जाके मिले, अगर वो मंसूर जो इजाज लंदन नहीं जाके मिले, अब वो बताएं ना। हाँ। वो उनको कह के तो वो कह रहा था कमीशन के सामने मैं पेश हो जाऊंगा। भाई वो डीजीआईएसआई साहब जो हैं वो भी तो कुछ बताए ना। तो वो भी सारा मामला तो ऐसा ही हुआ, खेल बच्चों का हुआ, दीदाए बीना ना हुआ। यानी 9 मार्च को शाम साहब एक हमने जिस हद तक अपने मुल्क को हिला दिया था, इब्तिदा में तो अब तो बहुत सारे लोग आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं जी। सॉरी, पहले हमने मेमो के हवाले से जो अपने मुल्क को हिला दिया था कि जनाब ये भी चोर, ये भी चोर, इसने भी गलत, उसने भी गलत। अब अगर 9 तारीख को नहीं आता, 9 फरवरी को, उसके बाद यहां पे डोंट यू थिंक हेड्स शुड रोल? देखें, हमें एक दूसरे से इतना बुग़्ज़ है, हमारे अदारों को, हमारे सियासतदानों को। ये बाहर तो बड़े बयान देते हैं लेकिन अंदर से बुग़्ज़ के भरे हुए हैं और मौका नहीं जाने देना चाहते दूसरे को जलील करने। शाम साहब, अब किसी की गर्दन तो कटनी चाहिए ना। पता नहीं गर्दन किसकी कटेगी, यहां तो किसी की गर्दन कटती नजर नहीं आ रही मुझे। सब अपने अपने उहदों पे उन्हीं तनख्वाहों पे काम करते हुए मुझे नजर आते हैं। लगता है कि मुकमुका यही हो रहा है कि सब अपनी अपनी जगह काम करते रहे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं नंबर बता दूं 04236368 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, और फिर अब्दुल गफ्फार खान और वली खान की बरसी के हवाले से भी। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी शाम सब ठन गई। पहली बार ये इसी प्रोग्राम में बात हुई थी और अब बात वो जो है वो यहाँ से निकली, चुबारों चढ़ गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्या ठनेगी, होना तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट चाहे। नहीं, अब क्या गैर कानूनी गैर आईनी अहकामात भी? सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि नहीं, आइन की तशरीह ये है, क्योंकि एक क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की ये कहती है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, और वो कहते हैं शफाफ इंतखाबात नई फरिश्तों के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए वो 60 दिन की मुद्दत जो है इस आइन, इस शिक की रोशनी में वो मौखर हो जाएगी। यानी देखिए, तशरीह और ताबीर का हक तो उन्हीं का है, जो मर्जी करें। ठीक है, मगर एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो बयानात का तबादला हुआ है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है जी। और वहां इलेक्शन कमीशन में भी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, एक बड़ी सादा और आसान बात है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि फरवरी की 23 तारीख तक फहरिस्तों को मुकम्मल करो। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हम ये मई तक मुकम्मल करेंगे, 4 महीने या कर सकेंगे। 3 महीने का फर्क, 3 महीने का। तो कौन सी कयामत बर्पा हो जाएगी अगर 3 महीने और लग जाएंगे। यानी फहरिस्तें ठीक बननी चाहिए, यानी बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। ये सारे शनाख्ती कार्ड के साथ, नंबर के साथ, तस्वीरों के साथ फहरिस्तें बन रही हैं पहली दफा मुल्क में। लेकिन साहब इलेक्शन कमीशन ने भी तो साल ब साल जो काम कर रहा था वो नहीं कर रहा ना। जो किया सो नहीं, अब तो फहरिस्तें ऑल टूगेदर एक नई बन रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बाई इलेक्शंस पुरानी फहरिस्तों के ताबे नहीं हो सकते।
भाई अगर इलेक्शन फरिश्तों पर हो गए हैं और सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग उन्हीं फरिश्तों के तहत मुंतखब हुए हैं, तो 8-10 आदमी और मुंतखब होके आ जाएंगे तो क्या क़यामत पड़ेगी। अच्छा एक काम, अच्छा अब ये इसमें सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए जो हमें मुतमईन कर दे। अगर मुतमईन नहीं करेगी तब भी चलनी तो उनकी है भाई, जो है ना, जो करना है शेर ने करना है, हमने तो कुछ नहीं करना। लेकिन हम फिर इत्मीनान के साथ उनकी बात नहीं मान सकेंगे, यानी बिल्कुल दिल के इत्मीनान के साथ। अब एक काम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहे इलेक्शन कमीशन से कि जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उनकी फहरिस्तें आप पहले फाइनलाइज तरजीहन पहले उनकी दुरुस्त कर दें और फिर बाकी जो मुल्क है उसकी फहरिस्तें बाद में होती रहेंगी। लेकिन ये हो सकता है। लेकिन अब भी अगर नजर-ए-सानी में चले जाएं तो शायद मेरा ख्याल है दोनों घरों के लिए कोई इज्जत का रास्ता निकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम थोड़ी बेतकल्लुफी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने नुक्ता नजर से ये हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, देखिए वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन भी है जी, बिल्कुल। उसके मामलात में आप इतनी कोई बेजा किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पर ओवरऑल तो दस्तूर और कानून जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की मलकियत है भाई। शाम साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान की बरसी हुई, असफंदियार वली साहब ने वहाँ पे तकरीर भी बड़ी ज़ोरदार की। उन्होंने एक बात की, मैंने उस वक्त से वो नोट की कि मैं आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि ANP ने कभी आमरीत की हमायत नहीं की, लेकिन वली खान साहब का और ज़ियाउल हक साहब का रिलेशन। देखिए बात यह है कि ANP तो बाद में बनी है, वैसे वली खान साहब ने ज़ियाउल हक साहब की हमायत की और बेगम नसीम वली खान ने भी भुट्टो साहब से मामला नहीं किया। NDP थी उस वक्त और शेरबाज मदारी वो उसके लीडर थे, क्योंकि भुट्टो साहब तो उनके दर पे थे भाई। हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना हुआ था, उन पर गद्दारी के मुकदमात बने हुए थे, उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था, तो वो उनकी हमायत कैसे करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज बरसी तो थी वली खान साहब की, साथ उन्होंने जो बाचा खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उनकी बरसी को भी साथ मिला दिया, तो बाप बेटा दोनों की बरसी मनाई गई। ठीक है। देखिए मैं एक बात, बाचा खान जो है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र और था, हमारा नुक्ता नज़र और है, लेकिन वो एक बड़े आदमी थे और खुदाई खिदमतगार, यानी खिदमत कैसे उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया और समाजी खिदमत, अदम तशद्दुद, किसी पर हाथ नहीं उठाना, और इतनी उनकी जड़ें गहरी थी अफगान मुआशरे में और पश्तून मुआशरे में, जिसका आप आज भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी उनकी हुकूमत है कोलिशन जी। तो उनका एहतराम तो होना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे, बहुत, यानी उनका पहना, अगरचे उनके वालिद जिम्मेदार थे बड़े, लेकिन उनका एक आम आदमी की जिंदगी वो गुजारते थे। और एक बार दिलचस्प बात एक रिपोर्टर ने लिखी है कि जब वो अस्पताल में दाखिल थे पेशावर में, तो उनके 3 बेटे थे, तो वो उनकी मजाज पुरसी के लिए आए हुए थे। तो अब्दुल वली खान तो चले गए, तो अब्दुल गनी खान और अब्दुल अली खान, अब्दुल गनी खान बहुत बड़े शायर हैं पश्तो के, वो उनके पास बैठे हुए थे। तो खाना आया, अब खाने में 4 बोटियां थी, तो उन्होंने एक बोटी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खा ली, एक एक बेटे ने खा ली, दूसरे बेटे ने खा ली, एक बोटी बच गई। तो एक बेटा जो था उसने वो बोटी भी उठानी चाहिए, तो अब्दुल गफ्फार खान ने कहा नहीं, ये बोटी इधर रख दो। अच्छा। उन्होंने कहा तो ये कौन खाएगा? अब्दुल वली खान तो चले गए। उन्होंने कहा ये वो खाएगा जो मेरा खिदमतगार है यहाँ, अच्छा, जो मेरी खबरगिरी कर रहा है। बहुत खूब। क्योंकि उनका भी उतना ही हक है खाने पे जितना हमारा हक है। तो इस तरह के आदमी थे और हमें उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए, उनको अच्छे लफ्जों में याद करना चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट रही। मोहतरमा फातिमा जना का जब इलेक्शन हुआ अयूब खान के मुकाबले में, उन्होंने उसका साथ दिया। अब्दुल वली खान सूबा जो हमारा सरहद था, अब पश्तूनख्वा है, उसमें जनाब जिम्मेदार थे उनकी कंपेन के, तो वो एक बड़े आदमी थे और अब्दुल वली खान भी एक बड़े आदमी थे। उन्होंने देखा ये लोग कई साल इन्होंने जेल में काटी। और ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब 1 यूनिट बना तो डॉक्टर खान साहब जो इनके भाई थे अब्दुल गफ्फार खान के, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, वो थे यहाँ चीफ मिनिस्टर मगरबी पाकिस्तान के। उनके दौर में भी अब्दुल गफ्फार खान साहब को गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया।
अच्छा, वो क्या वजह क्योंकि वो अपोजिशन कर रहे थे उनकी। अच्छा, बहुत खूब, अपने ही भाई की। अपने भाई। तो बात यह, अब्दुल वली खां बहुत ही नफीस आदमी, बहुत शाइस्तगी से बात करने वाले, और उनकी उनकी जो अभी यानी शख्सियत पर अगर आप जाएं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कम सियासतदान ऐसे साफ सुथरे होंगे जैसे कि वो थे। अच्छा शाम साहब, एक आम तौर पे लोग कहते हैं कि वली खान के मशवरे पे जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हुई थी, क्या ये बात दुरुस्त नहीं, है? ये बात नहीं है दुरुस्त। वली खान, देखिए वली खान साहब को जब वो हैदराबाद जेल में थे, और बलोच लीडर भी और पश्तून लीडर भी, तो जब ज़ियाउल हक साहब आए जी, उनसे मिलने के लिए उनको लाया गया इस पिंडी में, सीएमएच में। हुआ यह कि वो बीमार हैं, उनको सीएमएच में दाखिल कराया गया। ज़ियाउल हक साहब उनको देखने के लिए आए, मदाद पुरसी के लिए। यानी ये बातचीत के अपने तरीके होते हैं ना। ठीक है। तो वहां अब्दुल वली खान साहब ने ज़ियाउल हक से ये कहा कि बंदे हैं दो, कब्र है एक। अच्छा, ये जुमला उन्होंने कहा उनका उस वक्त का। ठीक है। या तुम यहां जाओगे या भुट्टो जाएगा। और अल्टीमेटली भुट्टो चले। देखिए बात यह है, वो एक लंबी कहानी है जो कुछ उनके साथ भुट्टो के दौर में हुआ, लेकिन आप ये देखें कि अब सबक क्या है। उनके बेटे जो है असफंदयार वली, जब वो इत्तेहादी बने हैं पीपल्स पार्टी के, उसके साथ डट के खड़े हुए। 042363680102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, देखते हैं। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान साहब के हवाले से बात चल रही थी। मेरे बहुत से सवालात भी हैं, बहुत से अभाम भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, डाउट्स भी हैं। वो आपसे शाम साहब फिर कोई बात करेंगे। आप कॉल, बहुत से वाकयात भी हैं। चलो कल अगर वक्त हुआ तो अगर वक्त हुआ तो फिर अब गुफ्तगू करेंगे। शाम साहब, पंजाब में दवाइयों का मसला एक नया खड़ा हो गया, और फिर वही टेनिस बॉल शुरू हो गई है कि जनाब ये फेडरल ने करना था, ये पंजाब ने करना। 100 से ज्यादा आदमी मर गए जनाब। और वो पीआईसी जो है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां से जो मुफ्त दवा मिल रही थी उन लोगों को, उनमें वो शामिल है। तो अब जाहिर है किसी ना किसी दवाई का रिएक्शन होगा, लेकिन वो क्या रिएक्शन है, क्या मसला है, किसकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की है कि केमिस्ट की है कि फार्मासिस्ट की है कि जो मैन्युफैक्चर करने वाला है उसकी है, इसके बारे में अब क्या हुआ। एक एफआईए ने टीम बना दी, एक को कमेटियां 2-3 जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने बना दी। भाई जब हमारे यहाँ कोई क्राइसिस होता है, हम एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, सियासतदान एक दूसरे के लत्ते लेने शुरू कर देते हैं, और वो मामला जो वही का वही रह जाता है। भाई कुछ संजीदगी से काम भी कर ले, एक कमीशन बनाए या एक कमेटी बनाए, वो कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करे, फिर जिम्मेदार जो पकड़े। अब कोई मैन्युफैक्चरर डाल दिए जेल में, किसी ने को कुछ कर दिया, कोई डॉक्टरों के दर पे है, वो एफआईए वाले डॉक्टरों से पूछ रहे। तो ये अफरा तफरी ना मचाए खुदा के लिए, ये बालिग बन जाए। ये पंजाब वाले हैं, ये मरकज वाले हैं, ये बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दे। बजाहिर तो मामला ऐसा लगता है कि तय हो गया, मरीज मर गए, डॉक्टर मरीज अंदर, तो मर गए सर, फैक्ट्रियां बंद, मगर और भी तो मर सकते हैं ना, और भी मर सकते। तो आप देखना चाहिए, ये कोई देखिए, जो हादसे होते हैं वो अनहोने नहीं होते, दुनिया में होते हैं। आप कहीं आप देखिए एटमी तापकारी, कहीं कुछ। अब इंडिया में क्या हो गया, सोवियत यूनियन में क्या हुआ था। तो ये हादसे होते, अमेरिका में नहीं हादसे होते, हादसे हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, उनकी ठंडे दिल से बगैर किसी को गाली निकाले तफ्तीश होनी चाहिए। जी शामी साहब, एक सवाल आया है फेसबुक पे, और ये अबू बकर साहब है, ये पूछ रहे हैं कि जी पंजाब असम्बली जो रिसेंटली कलाबाजियां खा रही है ये म्यूजिकल कंसर्ट्स के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और भाई पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ की एक रुकने असम्बली है, सीमल कामरान जी, सीमल कामरान, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया कि तालीमी अदारों में म्यूजिकल कंसर्ट बंद कर दिए जाए। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तरह ना करें, इसमें को और क्वालिफाई कर ले, जो अनएथिकल है, जो कैसी चीज, उस पर फिर लफ्ज लगाया गया ऑब्जेक्शनेबल म्यूजिकल कंसर्ट जो है। तो अब सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि ये ऑब्जेक्शनेबल क्या होता है। हाँ। इसको डिफाइन करें। अब हमारे जो दानिश्वर हैं माशाअल्लाह, नए नए पता नहीं अमेरिका से होते हैं या इंडिया से आते हैं, वो जनाब असम्बली के खिलाफ शुरू हो गए, इतना हंगामा किया कि मुस्लिम लीग नून एक बिल्ली की तरह उनके सामने खड़ी हो गई। और मैं देख रहा था बेचारी जो सीमल कामरान है, उसको एक एंकर साहबा ने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ था और जिरा हो रही थी, और वो बेचारी डरती डरती बयान दे रही थी। भाई ये कोई तालीमी अदारे गाने बजाने के लिए बनाए गए हैं? यानी इनका मकसद ये है। शामी साहब, आपका भी एहतसाब शुरू हो सकता है, मुझे लग रहा है आप इस करारदाद के फेवर में है। भाई आपने अगर कोई कहे ऑब्जेक्शनेबल, यानी ऐसे काबिल एतराज लोग ना आए,
ऐसे डांस ना हो, ऐसे रक्स ना हो बेहुदा, इस पे आप कोई कोड बना दीजिए, ये दुरुस्त है। लेकिन ये कोई इस पे हंगामा क्यों बर्पा हो गया? ये रबीउल अव्वल का महीना है और शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आसिम साहब हैं बरतानिया से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम सलाम जी। शामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर तमीरी तनकीद करने पर। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। क्योंकि आजकल ज्यादा तकरीबी हो रही है। मेरे दो सवाल हैं जी। हाँ जी, फरमाएं। एक तो ट्राइएंगल है पाकिस्तान की, मैं आपको वाजे कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा तबसरा कर दें। पाकिस्तानी फाइनेंशियल क्राइसिस, डिफेंस बजट और डीजीडीपी। तीसरा क्या कहा आपने? जीडीपी जीडीपी जी, डीजीडीपी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो सारी सब। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी मैं दोहरा रहा हूँ फिर पाकिस्तानी। जी, आपकी बात समझ में आ गई, आप फरमाएं आगे। दूसरा, आजकल जुडिशल एक्टिविज्म की बहुत बात हो रही है। जुडिशल एक्टिविज्म सिर्फ हुकूमत पर ही क्यों हो रहा है इतना? ये जुडिशरी को, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स में लेफ्ट ओवर केसेस, तारीख पे तारीख। आसिम साहब जरा मुख्तसर कर लें, बहुत सी कॉलर्स हैं दूसरे भी। नहीं, अब आपकी बात तो हमें समझ में आ गई, ये बात दुरुस्त है। जुडिशल एक्टिविज्म तो अब वो भी शुरू हो रहा है ना, असगर खान साहब के जो वो दरखास्त दी हुई है, जो आईएसआई के और मेहरान बैंक के पैसे हैं, अब एक्टिविज्म को इधर उधर भी हो रहा है। यानी आप खातर जमा रखें। शर्मिंदगी का सामान बहुत सारा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो लोअर जुडिशरी है उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जहां तक उन्होंने बात की है डिफेंस एक्सपेंडिचर की और हमारे डिफेंस और हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस की, किसी में लगता है किसी सियासतदान को और किसी दानिश्वर को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मुआशियात का क्या हाल है। वो तो मुआशियात तो उनका मसला है ही नहीं। इस्माइल साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा बड़ा मुख्तसर सा क्वेश्चन है कि कल यौम जमहूरिया है और श्रीनगर में ताले पड़े हुए हैं। सदर साहब अपने हम मनसब को मुबारकबाद का खत लिख रहे हैं। फौज क्या करेगी? भारतीय यौम जमहूरिया की हम बात करें। देखिए, भारत एक मुल्क है जिसके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात हमारे साथ हैं। तो एक मुल्क को तो आप उसकी जमहूरिया के दिन मुबारकबाद देंगे। बाकी जहां तक कश्मीर का मसला है, कश्मीरियों को एहतजाज करने का हक हासिल है, उन्हें एहतजाज भी करना चाहिए। वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो वहां का यौम जमहूरिया क्यों मनाएं? वैसे कुछ फराइज हमारे भी तो है ना उनके। नहीं, हमारे फराइज ये हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दें। लेकिन इंडिया को तो हम मानते हैं ना। सुफियान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब। वालेकुम सलाम सर। शामी साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया जनाब। दूसरा मैं कहूँगा सर कि जो अद्वियात से जो कल अमवात हुई है सर, जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसके पास मिनिस्ट्रीज कितनी है, वो कहता सिर्फ 5 है, हालांकि उसके पास 21 मिनिस्ट्रीज है, तो वो काम क्या करेगा? यही बात आपकी दुरुस्त है। मैं अभी बात ये कह चुका हूँ, हमारे यहाँ हंगामा होता है, बदनज़मी है, और अजीब और गरीब तरीके से जब कोई क्राइसिस पैदा होता है पर हम उसको डील करते हैं। और डील क्या करते हैं? एक कमीशन बनाते हैं। कमीशन की रिपोर्ट कहाँ जाती? वो ख्वाजा शरीफ के कत्ल की जो साजिश तैयार हुई थी, उस पर यही जस्टिस फायज ईसा साहब की सदारत में कमीशन बना था। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? मुझे तो मालूम नहीं। वो तालीमी अदारे जो हैं, ये बोर्ड जो है हमारे, उनमें कंप्यूटर की गड़बड़ हो गई थी, उस पर एक कमीशन बना था। क्या कार्रवाई उसकी रोशनी में हुई? कमीशन बनाओ, लोगों के मुंह बंद कर दो और फिर वही काम शुरू कर दो जो पहले। अजमल साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? शुक्र अल्लाह का जी। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो आज बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी सीरत तैयबा पर जो है बात की, और इन हुक्मरानों को जरा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज हुकूमत भी बता दीजिए। दूसरा ये है कि ये कहते हैं जी कि मंसूर एजाज को बुलाने पर इतना खर्चा हो गया। आप इनसे जरा ये पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जब कोर्ट में पेशी थी तो इन्होंने 4 सूबों के गवर्नर को बुला लिया, 3 सूबों के वज़ीर आला को बुला लिया, उससे कोई खर्चा नहीं हुआ। जी अजमल साहब, हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो मंसूर एजाज जो है तो बेचारा अब आ ही नहीं रहा। आप कोशिश करें, खर्चा तो हो गया तो बुला भी लें, ये खर्चा भी बच जाएगा। ये खर्चा। शामी साहब, फेसबुक पे आपके एक फैन ने आपसे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा। हाँ जी। और सवाल ये है कि शामी साहब आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है? देखिए, मेरी पसंदीदा गेमें 2 है। अच्छा, कौन कौन? एक सियासत, देखने में क्रिकेट, अच्छा, और खेलने में लूडो।
हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल आपसे मगर ये लूडो आप ना खेलता, पहले खेलता था। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नुक्ता नजर में इसी वक्त 7 बजे। आप आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा।